नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस का हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में बनते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं रहा है और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं आपको बहुत ही कठिन लगते हैं। लेखपाल की परीक्षा में काफी अभ्यर्थी धराशायी हुए, तो उस संकट से बचने के लिए तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी। मैंने बहुत सारा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड बनाकर यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आज का ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरुआत की है पर्यावरण और पारिस्थितिकी को समझने की और परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और एग्जाम में आपका स्कोर भी अच्छा बनेगा। पढ़ना कैसे है? नोट्स से पढ़िए, क्विक रिवीजन जो वन लाइनर्स लेकर आता हूं उनसे पढ़िए और फिर एमसीक्यूज से पढ़िए। रही बात आज की इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप मैसेज करिए और आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन 100 एमसीक्यू अभी हम करेंगे इस सेशन में। और पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन का पहला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। इकोटोन में कोर प्रभाव के कारण प्रजातियों की विविधता अक्सर आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में कम होती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इकोटोन क्या होता है? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। तो पहला कथन तो आपका सही हो गया और केवल पहला कथन सही है, क्योंकि यहां पर विविधता ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। इकोटोन में कोर प्रभाव यानी कि एड्ज इफेक्ट के कारण प्रजातियों का घनत्व और विविधता अक्सर आसन्न पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक होती है। जो प्रजातियां मुख्य रूप से इकोटोन में पाई जाती हैं उन्हें कोर प्रजाति कहा जाता है। और यह प्रश्न आपका लेखपाल की परीक्षा में भी देखने को मिला है और विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का वैधानिक आधार है? तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत शर्म की बात है और आपको विचार करना चाहिए कि आप अभी तक कहाँ थे कि इतनी भी पढ़ाई नहीं शुरू कर पाए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन का वैधानिक आधार क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के तहत भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। लेखपाल का पीवाईक्यू है। एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है और जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है आपका जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों पर गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है। डीडीटी जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख रसायन है। तो सही ऑप्शन कौन सा है ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। जब कोई विषाक्त पदार्थ जैसे भारी धातु या कीटनाशक जीव के शरीर में जमा हो जाता है और चयापचय या उत्सर्जित नहीं हो पाता है तो अगले पोषण स्तर पर इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। डीडीटी एक ऐसा ही रसायन है जो वसा में घुलनशील होता है और जलीय खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे पक्षियों में कैल्शियम चयापचय प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सेंडाई फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है? सैकड़ों बार मैं आपको ये करवा चुका हूं। आसानी से आप अगर इसका उत्तर कर पा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई वाकई में शुरू हो चुकी है। अगर नहीं है कर पा रहे हैं तो चिंता का विषय है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 तक का आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी समझौता है। इसे 2015 में जापान के सेंडाई शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में
अपनाया गया। यह ह्यूगो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी है। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? समुद्री प्रदूषण को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, वनों की कटाई को रोकना, वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, या इनमें से कोई नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये बी ऑप्शन आपका सही है, ग्रीन हाउस गैसों GHGs के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो विकसित और औद्योगिक देशों का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। इसे 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया था और यह 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। यह बल रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है। और एनडीआरएफ रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में त्वरित प्रतिक्रिया देना है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी का उपयोग किसके लिए एक मानक मानदंड के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के स्तर जैविक कचरे को मापने के लिए। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ऑक्सीजन की वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों यानी कि जैविक कचरे को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया आदि को होती है। उच्च बीओडी स्तर जल निकाय में उच्च स्तर के प्रदूषण को दर्शाता है, क्योंकि इसका मतलब है पानी में घुलनशील ऑक्सीजन कम हो गई है जो जलीय जीवन के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है और कभी उल्टा नहीं हो सकता? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है, क्योंकि लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार ऊर्जा हमेशा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने पर घटती है, ऊष्मा के रूप में खो जाती है। बायोमास का पिरामिड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो सकता है और संख्या का पिरामिड वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, बी ऑप्शन आपका सही है, राज्य के मुख्यमंत्री। अब यहां पर एक चीज नई सीखने को मिलेगी आपको कि धारा संख्या। प्रश्न आसान था लेकिन धारा संख्या थोड़ा कठिन हो जाता है और उसे याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री एसडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और जिला स्तर पर डीडीएमए के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को भारत में वैधानिक समर्थन किस अधिनियम के तहत प्राप्त है? यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो है डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है। EIA किसी भी प्रस्तावित विकासात्मक परियोजना के संभावित पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। पहली EIA अधिसूचना 1994 में जारी की गई थी, जिसे बाद में 2006 में संशोधित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, चिड़ियाघर। और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। इन सीटू संरक्षण जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। एक्स सीटू संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष स्थानों पर संरक्षित करना। उदाहरण के लिए चिड़ियाघर, वनस्पतिक उद्यान, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला प्रश्न है आपका कि कोलीफॉर्म जीवाणु जल में किसकी उपस्थिति का मुख्य संकेतक है? तो सही उत्तर है आपका मानव या पशु मल का प्रदूषण।
कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई आमतौर पर मनुष्यों और अन्य गर्म खून वाले जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं। जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों या पेयजल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति यह इंगित करती है कि पानी मल पदार्थ से दूषित हो गया है और इसमें रोगजनक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। इस बल का नेतृत्व एक महानिदेशक करते हैं जो एक आईपीएस अधिकारी होते हैं। एनडीआरएफ एक विशिष्ट बल है जो आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों जैसे सीएफसीज, एचसीएफसीज, हैलांस के उत्पादन और खपत को रोकता है। यह 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षरित हुआ था। यही कारण है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। किगाली संशोधन इसी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच जीपीडीआरआर ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यूएनडीआरआर। जीपीडीआरआर को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह आयोजित किया जाता है। यूएनडीआरआर पहले यूएनआईएसडीआर के नाम से जाना जाता था। यह सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने और आपदा जोखिम को कम करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक द्विवार्षिक बहुहितधारक मंच है। अगला प्रश्न है आपका कि अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आर एच व्हिटेकर। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी सबसे पहले इनकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? आर एच व्हिटेकर द्वारा दी गई। रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने 1960 के दशक में जैव विविधता को मापने के लिए 3 पैमानों को प्रस्तावित किया था। अल्फा एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र स्थानीय में विविधता, बीटा 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना और गामा एक संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र यानी कि लैंडस्केप में कुल विविधता कितनी है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें प्राथमिक रूप से शामिल होती हैं? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्य रूप से तब बनता है जब वाहनों के धुएं से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्राउंड लेवल ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और अन्य खतरनाक रसायन बनते हैं। इसे लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश रासायनिक धुंध काफी कठिन शब्द हो जाता है और इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लिखा है फोटोकेमिकल स्मॉग। देखिए, जब भी आप हिंदी का पेपर देने जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और कई बार ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आता है, तो बगल में ही आपका इंग्लिश भी लिखा रहता है, वहां से कुछ शब्द पढ़ लिया करिए तो आपको चीजें हो सकता है आसानी से समझ में आ जाए। हो सकता है हिंदी में ना उतना ट्रांसलेशन कभी कभी ज्यादा शुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से युग्मों पर विचार करें। आपदा प्रबंधन और नोडल मंत्रालय। भूकंप का गृह मंत्रालय है क्या? जैविक आपदाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है क्या? रासायनिक आपदाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है क्या? सूखा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है क्या? यहाँ पर कौन से मिलान सुमेलित हैं आपसे पूछा गया है और ये सभी सुमेलित हैं। भूकंप का नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है, जैविक आपदाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, रासायनिक आपदाओं के लिए MOEFCC और सूखे के लिए कृषि मंत्रालय नोडल अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है। MOEFCC का मतलब है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। अगला प्रश्न है आपका कि गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डीप इकोलॉजी। सही उत्तर है आपका अर्नेनेस। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द 1973 में नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्नेनेस द्वारा गढ़ा गया था।
ये एक पर्यावरणीय दर्शन है जो मानव उपयोगिता की परवाह किए बिना सभी जीवित प्राणियों के अंतर्निहित मूल्य को मान्यता देता है और प्रकृति के साथ मानव संबंधों के पुनर्गठन की वकालत करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ITEWS का प्रबंधन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? बहुत आसान है, कई बार मैंने आपको ये प्रश्न कराया है। बी ऑप्शन आपका सही है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद। 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद भारत ने 2007 में ITEWS की स्थापना की। इस प्रणाली का रखरखाव और संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत INCOIS हैदराबाद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और पहला उद्यान है, जिसे 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैलीज नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत शामिल होने वाला पहला पार्क था। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन के संदर्भ में CDRI की शुरुआत किस देश के नेतृत्व में की गई थी? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भारत के नेतृत्व में की गई थी। CDRI आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था। इसका सचिवालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के बीच बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित गैसों पर विचार करें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुलग्नक ए के तहत इनमें से किन ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करता है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्षोभ मंडलीय ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यह क्योटो प्रोटोकॉल एनेक्स ए की सूची में प्रत्यक्ष रूप से विनियमित 6 गैसों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। NGT की स्थापना 2010 में की गई थी। NGT वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामलों की सुनवाई कर सकता है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, केवल एक। NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी। NGT के साथ जो अधिकार क्षेत्र में 7 पर्यावरणीय कानून आते हैं, जैसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 NGT के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति है जो अपने प्रचुरता के अनुपात में पारिस्थितिकी तंत्र में असंगत रूप से बड़ा प्रभाव डालती है। कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति है जिसका अपने पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव उसकी संख्या या बायोमेस की सापेक्ष बहुत अधिक होता है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक आर्च में कीस्टोन पत्थर, यदि इसे हटा दिया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र काफी बदल जाएगा या नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए समुद्री ऊदबिलाव, हाथी और कई शीर्ष शिकारी, लेकिन यह हमेशा शीर्ष शिकारी होना आवश्यक नहीं है। जैसे कुछ प्रकार की मधुमक्खियां भी अगर हटा दी जाएं तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र 5 अति उच्च जोखिम क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? और सही उत्तर है आपका उत्तर पूर्वी भारत पूर्वोत्तर राज्य। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 यानी कि जोन 4 एंड 5 में विभाजित किया है। जोन 1 अब अस्तित्व में नहीं है। जोन 5 सबसे अधिक जोखिम वाला है। इसमें पूरा उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ का रण, उत्तरी बिहार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन मफलर योजना किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क, रेलवे पटरियों और औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे अशोक और नीम जैसे पेड़ों की 4-6 पंक्तियां
वृक्षारोपण करने का तकनीकी है। पेड़ और झाड़ियां ध्वनि तरंगों को अवशोषित करते हैं और शहरी आबादी तक पहुंचने से पहले ध्वनि के स्तर को कम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में वर्गीकृत नहीं है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, दो देशों के बीच सीमा पर सैन्य युद्ध। पारंपरिक सुरक्षा, इसमें मुख्य रूप से सैन्य खतरे, राज्यों के बीच युद्ध और सीमा विवाद शामिल होते हैं। गैर पारंपरिक सुरक्षा, इसमें मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए सैन्य से परे खतरे शामिल हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, संसाधन की कमी, संक्रामक रोग, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा। सिलेबस के अनुसार आपदा प्रबंधन एक गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती है। अगला प्रश्न है आपका कि रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है, जहां तकनीकी या मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं और या होने की संभावना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची के तहत आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है, जहां प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में भारत की दो आर्द्रभूमियां इस रिकॉर्ड में हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। चिल्का झील को इससे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है आपका धारा 3(2). अधिनियम की धारा 3(1) एनडीएमए की स्थापना का प्रावधान करती है। धारा 3(2) विशेष रूप से निर्धारित करती है कि प्राधिकरण में भारत का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होगा और प्रधानमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 9 अन्य सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि पराबैंगनी विकिरण यूवीबी लंबे समय तक संपर्क में आने से मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने का खतरा सबसे अधिक होता है? और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो है मेलानोमा, त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद। ओजोन परत के क्षरण के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले हानिकारक यूवीबी विकिरण के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर, विशेष रूप से घातक मेलानोमा, आंखों में मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। यूवीसी सबसे खतरनाक है, लेकिन ओजोन परत द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एजेंडा 21 जो सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, किस सम्मेलन में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र सरकारों और प्रमुख समूहों द्वारा सतत विकास के लिए अपनाई गई एक गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक कार्य योजना है। 21 का अर्थ है 21वीं सदी से। यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख और प्राथमिक कारण क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल के तापमान में वृद्धि। प्रवाल यानी कि कोरल्स और प्रकाश संश्लेषण शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है। जब समुद्री तापमान बढ़ता है तो तापमान तनाव बनता है, तो प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले उन शैवालों को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। इसे प्रवाल विरंजन कहते हैं और यह प्रवालों की मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन के तहत राज्य आपदा मोचन बल के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र अनुपात राज्य सामान्य श्रेणी के राज्य के लिए कितना है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी है, 75:25। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत किया गया है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% का योगदान करती हैं। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों विशेष श्रेणी के लिए यह अनुपात 90:10 केंद्र और राज्य के बीच में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति के गुर्दे कहा जाता है? तो आर्द्र भूमि को प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। आर्द्र भूमियों को प्रकृति का गुर्दे कहा जाता है क्योंकि वे पानी को साफ करने, निस्पंदन, प्रदूषकों को अवशोषित करने और जल चक्र को विनियमित करने का कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मानव शरीर में गुर्दे रक्त को साफ करते हैं, वे बाढ़ को नियंत्रित करने और भूजल को रिचार्ज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रकृति का गुर्दा आर्द्रभूमि को कहते हैं और प्रकृति का फेफड़ा किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे CO, SO2, NOx। द्वितीयक प्रदूषक वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं, उदाहरण ओजोन, O3, पैन और स्मॉग। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, नॉर्मन मायर्स। ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का गढ़ा था। हॉटस्पॉट वह जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहां उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं और जिनके आवास को मानव गतिविधियों से गंभीर खतरा है। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुडालैंड। अगला प्रश्न है आपका कि लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और इसके उत्कृष्ट जैविक संकेतक माने जाते हैं। सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संघ है। वे हवा से सीधे पानी और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। हवा में SO2 की मौजूदगी लाइकेन के लिए अत्यधिक विषैली होती है, इसलिए वे प्रदूषित शहरों में नहीं उगते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गुरुग्राम, भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 में शुरू की गई एक संयुक्त पहल है और यह पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि आधारित संस्था है जिसका मुख्यालय भारत, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल करना, इको क्लब बनाना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2001-2002 में NGC कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत पूरे देश के स्कूलों और कॉलेजों में इको क्लब स्थापित किए गए ताकि युवा पीढ़ी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा न्यूनीकरण के संदर्भ में जोखिम का गणितीय सूत्र क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रिस्क इज इक्वल टू हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी डिवाइड बाय कैपेसिटी। आपदा प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार आपदा जोखिम प्राकृतिक खतरे यानी कि हैजार्ड की तीव्रता और समुदाय की भेद्यता यानी कि वल्नरेबिलिटी और समुदाय की सामना करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो हैजार्ड यानी कि प्राकृतिक खतरा इनटू समुदाय की भेद्यता डिवाइड बाय सामना करने की क्षमता, हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। क्षमता जितनी अधिक होगी जोखिम उतना ही कम होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एल्बिडो प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस सतह को एल्बिडो सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, ताजी गिरी हुई बर्फ का। एल्बिडो किसी सतह की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता है। तो कोई ऐसी सतह है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, उसकी उच्च क्षमता को एल्बिडो कहते हैं। ये 0 सभी प्रकाश अवशोषित से 1 सभी प्रकाश परावर्तित तक होती है। ताजी बर्फ का एल्बिडो बहुत अधिक होता है, लगभग 0.80 से 0.90, जिसका अर्थ है कि यह 80 से 90% सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि मीनामाता रोग किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण होता है। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार मैं आपको करवा चुका हूं और अभी भी आप गलत करते हैं तो चिंता की बात है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पारा। मीनामाता रोग एक गंभीर स्नायुविक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण फैलता है। यह 1956 में जापान के मीनामाता शहर में औद्योगिक अपशिष्ट जल से मिथाइल मरकरी के जारी होने के कारण खोजा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि इटाई रोग के लिए कौन सी भारी धातु जिम्मेदार है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कैडमियम। इटाई रोग जापान में कैडमियम विषाक्तता के कारण पहचाना जाता है और इस बीमारी के कारण हड्डियों और जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है और यह गुर्दे का विफलता का कारण भी बनता है। इटाई का जापानी में अर्थ है यह दर्द करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से ब्लू कार्बन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास द्वारा ग्रहण और संग्रहित कार्बन। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और मैं भी आपको कई बार करवा चुका हूं। ब्लू कार्बन वह कार्बन है जो दुनिया के महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा वातावरण से अवशोषित और संग्रहित किया जाता है। मैंग्रोव नमक के दलदल और समुद्री घास उत्कृष्ट कार्बन सिंक है और स्थलीय जंगलों की तुलना में अधिक तेजी से कार्बन संग्रहित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। UNFCCC का COP28 सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में आयोजित किया। COP29 2024 बाकू और अजरबैजान में हुआ और COP30 2025 ब्राजील में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा की जगह हुआ कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका बी 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं जो विभिन्न स्तरों की खतरा प्रदान करती हैं। हाल ही में 2022 में संशोधन कर अनुसूचियों की संख्या 4 कर दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि बायो रेमेडिएशन तकनीकी क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, पर्यावरण से प्रदूषक या विषाक्त पदार्थों को हटाने या बेअसर करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग। बायो रेमेडिएशन एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी है जिसमें दूषित स्थलों जैसे तेल रिसाव, भारी धातु प्रदूषण को साफ करने के लिए बैक्टीरिया, कवक या पौधों जैसे जीवों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए तेल रिसाव को साफ करने के लिए ऑयल जैपर बैक्टीरिया का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना पहली बार किस वर्ष जारी की गई? तो ये जारी की गई आपकी वर्ष 2016 में। भारत के प्रधानमंत्री ने 1 जून 2016 को पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP जारी, देश की पहली राष्ट्रीय योजना है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में 10% का नियम किसने दिया था? बहुत आसान है, कई बार मैं आपको करवा चुका हूं। रेमंड लिंडमैन ने 1942 में 10% का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अगले स्तर पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही बायोमास के रूप में संग्रहित होती है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। बात करें क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा के तहत एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य ग्रीन हाउस गैस। एक कार्बन क्रेडिट एक ऐसा प्रमाण पत्र या परमिट है जो इसके धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या समतुल्य मात्रा में अन्य ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने का अधिकार देता है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी है, भारत के मुख्य रूप से किस राज्य का राज्य पक्षी है? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके विलुप्त होने का एक बड़ा कारण हाई टेंशन बिजली के तारों से टकराना है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में गोल्डन आवर का क्या महत्व है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, आपदा या आघात के तुरंत बाद का वह समय, प्रायः पहला 1 घंटा, जब त्वरित चिकित्सा सहायता जीवन बचा सकती है। चिकित्सा और आपदा प्रतिक्रिया में गोल्डन आवर आघात या चोट के बाद का वह महत्वपूर्ण प्रारंभिक समय आमतौर पर पहला घंटा है जिसके भीतर त्वरित चिकित्सा उपचार मृत्यु को रोक सकता है। SDRF और NDRF का मुख्य उद्देश्य इसी गोल्डन आवर में पीड़ितों तक पहुंचना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि रेड डाटा बुक जो संकटापन्न प्रजातियों की सूची रखती है किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा 1964 में स्थापित रेड लिस्ट पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति का दुनिया का सबसे व्यापक भंडार है। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।
अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम कहाँ स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति वकालत के लिए प्रमुख संस्थान है। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ये आपकी डॉप्सन होती है। ठीक है, डॉप्सन यूनिट या समताप मंडल में ओजोन की मात्रा को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। 100 डॉप्सन यूनिट का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर 0 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दबाव पर 1 मिलीमीटर मोटी ओजोन परत। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी इन सीटू संरक्षण विधि नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बीज बैंक और वन्य जीव अभ्यारण्य। सही उत्तर है आपका इसमें ऑप्शन सी, बीज बैंक अभ्यारण्य जो है ये क्या होता है? ये आपका XC2 है। बीज बैंक, जीन बैंक, जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन XC2 संरक्षण के उदाहरण हैं, जहां जीवों या उनके जीवन को उनके प्राकृतिक आवास से दूर सुरक्षित रखा जाता है। अन्य सभी विकल्प जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सीटू यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती का जनक किसे माना जाता है, जो पारिस्थितिकी कृषि को बढ़ावा देती है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर एक भारतीय कृषक हैं जिन्हें जीरो बजट प्राकृतिक खेती का पिता कहा जाता है। ZBNF यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना कृषि करने की एक विधि है जो मिट्टी के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी को पुनः स्थापित करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 एक प्रमुख औद्योगिक आपदा थी। यह किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यह दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक है जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। इस घटना पर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई है, देखिएगा, काफी अच्छी है, समझ में आएगा मोटा मोटा कि क्या कहानी रही होगी उस रात की। अगला प्रश्न है आपका कि अम्ल वर्षा के लिए वायुमंडल में किन गैसों का उत्सर्जन मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। जब उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले SO2 और NOx वायुमंडल में पानी और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो वे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। यह एसिड बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है जिसमें इमारतों जैसे ताजमहल, मिट्टी और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वर्ष 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1992 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना और मानव पशु संघर्ष को रोकना है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी है, संस्थागत मानव और भौतिक संसाधनों को विकसित करना ताकि आपदाओं का सामना किया जा सके। संस्थागत मानव और भौतिक संसाधनों को विकसित करना ताकि आपदाओं का सामना किया जा सके। क्षमता निर्माण आपदा न्यूनीकरण और तैयारियों का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें प्रशिक्षण होता है, उपकरण होते हैं, नीतियां होती हैं और सामुदायिक शिक्षा शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि डार्विन की फिंच पक्षियों का समूह किस अवधारणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अनुकूली विकिरण यानी कि एडॉप्टिव रेडिएशन। गैलापागोस द्वीप समूह की डार्विन की फिंच अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक ही पैतृक प्रजाति से विभिन्न पर्यावरणीय स्थानों, विभिन्न प्रकार के भोजन के लिए चोंच का आकार के अनुकूल होने के लिए कई नई प्रजातियों का विकास। अगला प्रश्न है आपका कि चेरनोबिल आपदा 1986 जो इतिहास की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटनाओं में से एक है, वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यूक्रेन। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपदा 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के यूक्रेनी SSR वर्तमान यूक्रेन में हुई थी। यह एक रेडियोधर्मी आपदा मानव निर्मित का सबसे ज्वलंत उदाहरण है।
अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अंतिम और स्थिर अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। चरम समुदाय एक स्थिर, परिपक्व और आत्म टिकाऊ समुदाय है जो अनुक्रमण के अंत में बनता है और पर्यावरण के साथ संतुलन में होता है। उदाहरण के लिए एक परिपक्व ओक हिकारी जंगल। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में चक्रवातों के लिए मुख्य रूप से कौन सा तट सबसे अधिक संवेदनशील है? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, पूर्वी तट। भारत का पूर्वी तट विशेष रूप से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। पश्चिमी तट अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अधिक बार आते हैं और अधिक तीव्र होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर कुल ऑक्सीजन उत्पादन का अधिकांश भाग कहां से आता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, फाइटोप्लैंक्टन द्वारा महासागरों से। महासागरों में पाए जाने वाले सूक्ष्म शैवाल फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी की ऑक्सीजन का 50% से 80% उत्पन्न करते हैं। यद्यपि अमेजन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, महासागर सबसे बड़े उत्पादक हैं फिर भी। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति की जाती है केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा। एनडीआरएफ के प्रमुख एक महानिदेशक डीजी होते हैं जो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि यूरो मानदंड या भारत स्टेज उत्सर्जन मानक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण का नियंत्रण। बीएस यानी कि भारत स्टेज मानदंड मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन उपकरणों से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है। वर्तमान में भारत में BS6 मानदंड लागू है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी में सहोपकारिता का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है यहां पर ऑप्शन डी, दोनों प्रजातियों को एक दूसरे से लाभ होता है। सहोपकारिता प्लस प्लस, दो प्रजातियों के बीच एक सहजीवी संबंध जहां दोनों को लाभ होता है। उदाहरण के लिए परागणकर्ता मधुमक्खी और फूल या फलियां और राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन O3 समताप मंडल में एक लाभकारी गैस है जो यूवी किरणों को रोकती है। ओजोन क्षोभ मंडल में एक खतरनाक प्रदूषक और ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है। यहां पर जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका सी, दोनों सही हैं। समताप मंडल की ओजोन गुड ओजोन कहलाती है क्योंकि यह हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकती है। क्षोभ मंडल सतह के पास की ओजोन बैड ओजोन है जो धुंध का हिस्सा है और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करती है। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन चक्र में न्यूनीकरण का सही अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए पूर्व उपाय। न्यूनीकरण यानी मिटिगेशन का अर्थ है उन रणनीतियों और कार्यों से है जो प्राकृतिक खतरों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने या रोकने के लिए आपदा से पहले किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भूकंप रोधी इमारतें बनाना, नदियों पर तटबंध बनाना। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए, वाल्टर जी रोसेन ने। जैविक विविधता या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द थॉमस लवजॉय द्वारा दिया गया था, लेकिन संक्षिप्त रूप में जैव विविधता शब्द पहली बार 1985 में वाल्टर जी रोसेन द्वारा गढ़ा गया था। ईओ विल्सन को इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, धान का खेत, पैडी फील्ड। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र वे हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए रखे जाते हैं। कृषि भूमि जैसे धान का खेत, चिड़ियाघर, एक्वेरियम और वनस्पतिक उद्यान कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भूस्खलन न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संरचनात्मक विधि है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी, भूमि उपयोग जोनिंग। संरचनात्मक उपाय भौतिक निर्माण शामिल है जैसे दीवारें, बांध, वनरोपण, और गैर संरचनात्मक उपाय में नीतियां आती हैं, कानून और योजनाएं शामिल हैं। भूमि उपयोग जोनिंग यह सुनिश्चित करती है कि उच्च जोखिम वाले भूस्खलन क्षेत्रों में कोई भारी निर्माण या बसावट ना हो। अगला प्रश्न है आपका कि फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ताप विद्युत संयंत्र।
फ्लाई ऐश एक महीन पाउडर है जो कोयले के दहन का उप उत्पाद है जो मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों से निकलता है। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और भारी धातुएं जैसे सीसा, आर्सेनिक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र एक गैसीय चक्र नहीं है बल्कि अवसादी चक्र है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक गैसीय चक्र भंडार, वायुमंडल या महासागर जैसे एनसीओ चक्र। अवसादी चक्र भंडार, पृथ्वी की पपड़ी या चट्टाने हैं जैसे फास्फोरस और सल्फर चक्र। फास्फोरस चक्र मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से शुरू होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। बाद में सीपीसीबी को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए। अगला प्रश्न है आपका कि सुनामी लहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खुले महासागर में सुनामी लहरों की ऊंचाई बहुत कम होती है लेकिन गति बहुत अधिक होती है। जैसे ही सुनामी लहरें उथले तटीय जल में प्रवेश करती हैं उनकी गति कम हो जाती है लेकिन ऊंचाई काफी बढ़ जाती है। तो यहां पर जो सही है वो सी ऑप्शन है, दोनों कथन आपके सही है। गहरे पानी में सुनामी लहरें 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से यात्रा करती हैं लेकिन लहर की ऊंचाई केवल कुछ सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है जिससे जहाजों को यह महसूस भी नहीं होती है। उथले पानी में लहर की गति कम हो जाती है घर्षण के कारण, जिससे ऊर्जा ऊपर की ओर धकेली जाती है और लहरों की ऊंचाई नाटकीय रूप से 30 मीटर तक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि अम्लीकरण जो प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा है मुख्य रूप से महासागरों द्वारा किस गैस के अत्यधिक अवशोषण के कारण होता है? तो सही उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। महासागर वायुमंडल से लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। CO2 पानी के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है जिससे समुद्री जल का pH मान कम हो जाता है, यानी कि अम्लीकरण हो जाता है। यह अम्लीय पानी कैल्शियम कार्बोनेट को घोलता है जिससे प्रवालों और सीपियों का कवच बनना मुश्किल हो जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे पहले और सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा और रक्त बनाने वाला तंत्र। उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने से कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो जो श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, विकिरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इसके नष्ट होने से ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर और गंभीर प्रतिरक्षा प्रणाली की विफलता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का आधिकारिक आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, जिसका अर्थ है डिजास्टर सर्विस ऑलवेज एंड एवरीवेयर। एनडीआरएफ संकट की किसी भी स्थिति में देश भर में अपनी त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में हाथी परियोजना के तहत माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करना। माइक यानी कि मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स कार्यक्रम 2003 में दक्षिण एशिया में साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एडेंजर्ड स्पेसीज के संकल्प के तहत शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों की अवैध हत्या के स्तर और प्रवृत्तियों को मापना और नीति निर्माण के लिए डेटा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी में निकेत शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, एक समुदाय में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति। हैबिटेट यानी कि आवास, वह पता जहां जीव रहता है। निकेत यानी कि निश्चय क्या है? जीव का पेशा है। इसमें वह शामिल है कि जीव क्या खाता है, उसे कौन खाता है, वह अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करता है और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका क्या है। कोई भी दो प्रजातियां एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में समान निकेत साझा नहीं कर सकती हैं, यह गॉस का नियम है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड।
प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे स्रोत जैसे वाहनों के निकास या कारखानों से वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण CO, SO2, NOx और पार्टिकुलेट मैटर। अन्य सभी विकल्प ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड, स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक हैं जो वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में ट्राइएज प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बहुआयत आहत घटना में घायलों को चिकित्सा उपचार की प्राथमिकता के आधार पर छांटना। ट्राइएज एक चिकित्सा छटाई प्रक्रिया है जिसका उपयोग आपदाओं या जन हताहत घटनाओं के दौरान किया जाता है। इसमें उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों को सबसे प्रभावी ढंग से आवंटित करने के लिए घायलों को उनकी चोटों की गंभीरता जैसे लाल, पीला, हरा और काला टैग के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है जो संकटापन्न प्रजातियों की रेड लिस्ट जारी करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जो दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील पर केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह लुप्तप्राय संगाई हिरण का है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम राहत के मानक निर्धारित करता है। इसमें क्या शामिल है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा कवर और स्वच्छता। धारा 12 स्पष्ट रूप से आदेश देती है कि NDMA राहत शिविरों में न्यूनतम मानक निर्धारित करेगा। इन मानकों में आश्रय यानी कि शेल्टर, भोजन यानी कि फूड, पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, चिकित्सा कवर यानी कि मेडिकल कवर और स्वच्छता सैनिटेशन का अनिवार्य रूप से प्रावधान शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है और इसको 1986 में स्थापित किया गया था। यह 2000 में यूनेस्को के मैब नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व मैब कार्यक्रम में शामिल हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट करता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, इन सीटू जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण है जबकि एक्स सीटू उन्हें उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना है। इन सीटू के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं जो मूल निवास दर दिखाते हैं, और एक्स सीटू के अंतर्गत चिड़ियाघर आते हैं, वनस्पतिक उद्यान आते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन आते हैं, मूल आवास से बाहर कृत्रिम या संरक्षित वातावरण। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बन फुटप्रिंट का तात्पर्य क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति, संगठन या उत्पाद द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा। कार्बन फुटप्रिंट उन कुल ग्रीन हाउस गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का माप है जो हमारी गतिविधियों जैसे ड्राइविंग, बिजली का उपयोग, आहार आदि द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसे आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य टन CO2e में मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है जापानी भाषा से। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसमें TSU का अर्थ है बंदरगाह और नामी का अर्थ है लहर, तो हार्बर लहर। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ बंदरगाह लहर है। वे पानी के नीचे आए भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन में GIS और रिमोट सेंसिंग का मुख्य उपयोग क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, खतरे का नक्शा तैयार करना, भेद्यता का आकलन करना और राहत कार्यों की योजना बनाना। रिमोट सेंसिंग उपग्रह इमेजनरी आपदा से पहले और बाद की सटीक जानकारी प्रदान करता है, जैसे बाढ़ का फैलाव कितना है। GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम विभिन्न स्थानिक डेटा को एकीकृत करके जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना और बचाव मार्गों की योजना बनाने में मदद करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत क्षरण का प्रभाव नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, समुद्र के जल स्तर में तत्काल और प्रत्यक्ष वृद्धि। ओजोन क्षरण से हानिकारक यूवीबी किरणें पृथ्वी पर आती हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं, कैंसर, फाइटोप्लैंक्टन को मारती हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग, हिमनदों के पिघलने और पानी के तापीय विस्तार का परिणाम है, न कि सीधे ओजोन क्षरण का। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातों के लिए रंग कोडित मौसम चेतावनी जारी करता है। इसमें रेड अलर्ट का क्या अर्थ है? रेड अलर्ट का अर्थ है कार्रवाई करें यानी कि टेक एक्शन। आईएमडी की चेतावनियां, ग्रीन कोई चेतावनी नहीं है, येलो यानी कि बी अवेयर सतर्क रहें, ऑरेंज का अर्थ है तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड रहें, रेड अलर्ट है यानी कि अब एक्शन लेने का समय है। यह अत्यंत खराब मौसम और जीवन व संपत्ति को अत्यधिक जोखिम का संकेत देता है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में पायनियर प्रजाति किसे कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है वे पहली प्रजातियां जो एक बंजर या नग्न क्षेत्र में बसना शुरू करती हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण में पायनियर प्रजातियां बंजर पर्यावरण जैसे नंगी चट्टान या ज्वालामुखी से निकले लावा का उपनिवेश करने वाली पहली प्रजातियां हैं। चट्टानों पर लाइकें प्राथमिक अनुक्रमण में पायनियर प्रजाति के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी के तहत भारत में जैविक आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। महामारी यानी कि पैंडेमिक्स और जैव आतंकवाद जैसी जैविक आपदाओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नोडल एजेंसी है। कोविड-19 महामारी के दौरान इसी मंत्रालय ने एनडीएमए के साथ मिलकर प्रमुख दिशा निर्देश जारी किए थे। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार आपको करवा चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा प्रस्तावित लचीले तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन क्षरण कोष। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल देशों को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 3 बाजार आधारित तंत्र प्रदान करता है: उत्सर्जन व्यापार, कार्बन बाजार, स्वच्छ विकास तंत्र सीडीएमए और संयुक्त कार्यान्वयन जेआई। ओजोन क्षरण से संबंधित मामले में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत आते हैं, क्योटो के तहत नहीं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको हर सब्जेक्ट के 200 एमसीक्यू करवा दिए जाएं, जिससे आपको एक बड़ा प्रश्नों का संग्रह मिल जाए और आपकी तैयारी आसान हो जाए। निरंतर हमने आपको वन लाइनर उपलब्ध कराए हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट के वन लाइनर उपलब्ध करवा चुके हैं। उन्हें जरूर देखिए, उन्हें अच्छे से पढ़िए और अपना रिवीजन जारी रखिए। जहां तक हो सके प्रयास करिए कि रिवीजन आपका निरंतर बना रहे और हम निरंतर आपके लिए प्रयास करते रहेंगे कि यूपी जीके और कंप्यूटर को 35 वाली सीरीज से कंप्लीट कराएं और बीच बीच में आपको 200 से 250 से 300 से 400 से वन लाइनर्स कराते रहें, ताकि आपका दोनों प्रकार से रिवीजन होता रहे। इसी प्रकार से हमने आपके सभी सब्जेक्ट कराए हैं। बीच बीच में आपको हम लगातार यूपी लोअर का मॉक टेस्ट भी देते रहेंगे 90 प्रश्नों का, जिसमें आपके डीआई प्रश्न नहीं होंगे, उनकी तैयारी आपको स्वयं करनी होगी। निरंतर तैयारी करते रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए कि आपका सिलेबस आपके साथ जुड़ा रहे, आपका कंटेंट आपके साथ जुड़ा रहे, आप अपने टारगेट से दूर ना हो। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं और बचे हुए प्रश्न भी आपको अगले सेशन में मिलेंगे। तो निरंतर पढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करिए हमें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम फीस में। आपको सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। यूपी जीके कंप्यूटर, बहुत से लोगों को लगता है कि फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप यकीन मानिए हमारी फीस सबसे कम है। बाकी सभी जगह आप जाते हैं तो आपको सिर्फ सब्जेक्टिव बताते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि यूपी जीके अलग ले लो और कंप्यूटर अलग ले लो, फिर वो 500 से ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा आपके साथ धोखा नहीं करते हैं। हम आपको 299 में पूरा लोअर पीसीएस का कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। घंटों की क्लासें अटेंड करने से आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है और फिर आप टारगेट से अपने काफी पीछे चले जाते हैं।
सिलेबस तो आपका कभी कंप्लीट ही नहीं होता है जब आप कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझदारी से तैयारी करते रहेंगे। अगर आपके पास अपने स्वयं के नोट्स हैं तो उनका रिवीजन करते रहिए, अगर नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।